मुझे बूटी को एड शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होगा, मैं वेलकम करता हूँ, मुझे उससे आपत्ति नहीं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए लाएंगे और उनके लिए वो मुमकिन जितना इनको आगे करने के लिए उठाने के लिए मुमकिन इकदाम उठाए। एक तो फायदा तो बहुत हो है, एक तो एक पूरे एक ट्राइब को, जो कि लद्दाख में बल्ती एक नया ट्राइब नहीं है, एक इंडिजिनियस ट्राइब में बल्ती और बहुत सबसे पुराने ट्राइब में माना जाता है। सलाम जुले, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोटी लैंग्वेज के बारे में, जो कि अभी 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने के लिए जो मुद्दा अभी लद्दाख में चल रहा है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और इसी के साथ साथ बल्ती लैंग्वेज के बारे में भी बातचीत करेंगे मेहदी शाह से, जो कि एक यूथ एक्टिविस्ट है और बल्ती कल्चर के लिए अपना योगदान देते आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी जो मुद्दा चल रहा है लद्दाख में लैंग्वेज को लेके, बोटी लैंग्वेज, बल्ती लैंग्वेज को लेकर, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल में जगह देने के लिए। तो आज की इस बातचीत में मैं अपनी राय को आपके तमाम व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले, जैसे कि लद्दाख में जहां तक बूटी का सवाल है, तो इसका जो डिमांड है वो रिसेंट नहीं है, ये पहले से, काफ़ी पहले से लद्दाख के लोग इसकी मांग कर रहे थे। और ख़ासकर जो बूटी भाषा है उसको संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करने की जो बात चल रही, उसके बाद जब लद्दाख यूटी बना, अभी जो बातचीत चल रहा है कि लद्दाख का जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या लैंग्वेज क्या हो, और उससे कुछ लोग बूटी को लेकर खुश है या नाखुश है, इस तरह की तमाम चीज़ें चल रहा। तो मेरा कहना है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो, मैं एक बल्ती ट्राइब से हूँ और मेरा जो भाषा है, मातृभाषा है जिसे भस्कत है, वो मेरा बल्ती है। तो सबसे पहले तो अगर हम लद्दाख के शीना को छोड़कर बाकी ज़बानों पे एक बार नज़र डालें तो ये सब जो है वो सीनो टिबेटन लैंग्वेज फैमिली में आता है। सीनो टिबेटन का मतलब है, सीनो का मतलब है चाइना और टिबेटन का टिबेटन फैमिली में आता है। और अलग अलग स्कॉलर्स ने जितने भी जो लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, चाहे हिमालयन रीजन में जिसमें नेपाल भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, और साउथ ईस्ट एशिया में इस सीनो टिबेटन लैंग्वेजेस को कैटेगराइज किया गया है। और उसमें बल्ती जो है वो टिबेटो बर्मन के शेमिल में रखा गया है। अब मेजर जो डिवीजन किया गया है उसमें से एक बहुत बड़े स्कॉलर और एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्चर जिनके मैं रिसर्च काफ़ी पढ़ते रहता हूँ, जिनका नाम है रॉबर्ट शफर करके। तो उन्होंने जो डिवीजन किया गया है साइनो टिबेटन फैमिली में, तो उसमें सबसे पहले सेंटिक डिवीजन में, जिसमें चाइनीज़ आता है, मैंडरीन आता है। और दूसरा जो है वो डायक डिवीजन है। डायक डिवीजन में आपके थाईलैंड की जो भाषाएं आती है। और तीसरा जो डिवीजन उन्होंने रखा गया है उसे कहते हैं बुद्धिस्ट डिवीजन। और बुद्धिस्ट डिवीजन के अंदर में तमाम जो लैंग्वेजेस लद्दाख में बोले जाते हैं, न सिर्फ लद्दाख में बल्कि सिक्किम में, अरुणाचल में, इवन कुछ नेपाल के कुछ कुछ जगहों पे, उन तमाम चीज़ों को बुद्धिस्ट डिवीजन में उन्होंने रखा गया है। तो जिसमें लद्दाख में अगर बात करें तो लद्दाखी हुआ, बल्ती हुआ, पुर्गी हुआ, असम हुआ, लेह हुआ, रोंग हुआ, और इवन लाहौल स्पीति में बोलने वाली भाषा को भी बुद्धिस्ट डिवीजन में रखा गया है। तो मेजरली 3 डिवीजन है। तो जो बूटी को, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे बूटी को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब मैं क्लासिफिकेशन के तौर पर देखता हूँ तो बुद्धिस्ट डिवीजन करके मेंशन है। हालांकि वो बात अलग है, क्या वो बूटी भाषा आज स्पोकन है कि नहीं, ऐसा नहीं मिलता हमें। लेकिन इस डिवीजन के अंदर लद्दाख में जितने भी शीना को छोड़कर तमाम लैंग्वेजेस, ना लद्दाख से बाहर हिमालयन रीजन की भी लैंग्वेजेस आते हैं। तो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका इंक्लूजन जो है वो लद्दाख के जितने भी अदर ट्राइब्स है जिनका भाषा इसी फैमिली में, उनको फ़ायदा होगा ही होगा। और ख़ासकर बल्ती को, मुझे मेरा व्यक्तिगत ही मानना है कि बल्ती को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो क्यों होगा वो इसलिए बता रहा हूँ मैं, बाकी तमाम भाषाओं से बल्ती का जो स्टैंडर्ड टिबेटन है, आर्किक वर्ड्स अभी भी इंटैक्ट है। जबकि लद्दाखी के साथ या पुरी के साथ या दूसरे भाषाओं के साथ उतना नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लद्दाख में देखेंगे तो जो स्पोकन लैंग्वेज है लद्दाखी और वो जो बुदिक लैंग्वेज है, उसकी इवन फोनेटिक्स में भी बहुत डिफरेंसेस है। लेकिन जब बल्ती की बात करें तो हमारा जो फोनेटिक्स है, जिस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, जो स्पोकन हमारा लैंग्वेज है, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जितने भी जो लेटर है, अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें जो संभूता ने बनाया था, तो संभूता ने, उसके फोनेटिक्स बल्ती के साथ बहुत अप्रोप्रिएट बैठता है। जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, हम जैसे कि बात करते हैं चावल को अब्रस बोलते हैं, उसका प्रॉपर उसी सेम फोनेटिक्स के लेटर, ओरिजिनल फोनेटिक उसी के साथ मैच होता है। जबकि लद्दाखी में डस बोलते हैं तो ओरिजिनल फोनेटिक्स का मैच नहीं होता, तो उनको फोनेटिक्स में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। तो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बूटी को इंक्लूड होते हैं तो मेरी नज़र से बल्ती को बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
और आज भी अगर बल्ती के जो रिलेवेंस की अगर लद्दाख में बात करें तो बल्ती का रिलेवेंस न सिर्फ बल्तियों में नहीं है बल्कि दूसरे जो ट्राइब है उनमें भी है। जैसे कि हम लद्दाखी की बात करते हैं, लद्दाखी में बहुत सारे जो फोक सॉन्ग है लद्दाखी लद्दाखी में, उसमें भी आपकी बल्ती लैंग्वेज के बारे में आपको मिलेंगे। तो उसमें से एक गाना है जैसे कि यगजांग कलजांग लत्ता से ना अलींगा बेशे लबिंग करके, ये जो फोक सॉन्ग इसमें पूरा बल्ती का है। तो जैसे कि एक गजल है जिसमें बल्ती गजल में आपको जो कि लद्दाख में बहुत गाए जाते हैं जिसका रेलेवेंस है, नुमे मिंग पु फातिमा फंडिल्ला हिया चाहते चंदन इच्चा का लडले मर पे गुलाब। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो बल्ती लैंग्वेज वो सिर्फ बल्तियों तक सीमित नहीं बल्कि दूसरे जो ट्राइब है उनके भी आपको फोक सॉन्ग में लिटरेचर में आप बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट और बहुत सारे उसका रेफरेंस मिलेंगे, और न सिर्फ रेफरेंस बल्कि हूबहू बल्ती लैंग्वेज की इस्तेमाल भी मिलेंगे। ये बात हुआ एक पक्ष। दूसरा बात हम बात करते हैं जैसे कि नोहा और मरसिया जो कि आमतौर पर जो मजहबी जो मुहर्रम वगैरह होते हैं या कसीदा होते हैं उनमें आप देखेंगे तो जितने भी मरसिया और कसीदा उसमें से 99% जो मरसिया कसीदा तो बल्ती में ही है। तो कहने का मतलब ये है कि बल्ती जो नोहा कसीदा हो या बल्ती फोक सॉन्ग हो वो लद्दाख में न सिर्फ बल्तियों में प्रचलित नहीं बल्कि दूसरे जो कल्चर्स में भी बहुत इसका इस्तेमाल होता है। इसका एक रिलेवेंस ये है। और दूसरी बात, जहां तक हम बात करें यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर की बात, तो मैं स्ट्रॉन्ग एक बल्ती होने के नाते और इस लैंग्वेज का जिस तरह की हिस्ट्री रहा है, जिस तरह इस लैंग्वेज का रिलेवेंस रहा है और लद्दाख के हिस्ट्री में भी बल्तिस्तान के हिस्ट्री में भी, तो मैं समझता हूँ कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में एक ऑफिशियल लैंग्वेज में तो जरूर होना ही चाहिए। ठीक, लेकिन इसमें जैसे कि कई बार ये बातचीत लोगों ने किया है, ये सवाल उठाया कि पॉपुलेशन का, तो जैसे कि सेंसस के हिसाब से यूटी लद्दाख में जो पॉपुलेशन दिखाया गया है वो लगभग 9,000 के करीब दिखाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब हम शेड्यूल ट्राइब जो सर्टिफिकेट इशू की बात करते हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बल्ती ट्राइब के नाम पे शेड्यूल सर्टिफिकेट मिला हुआ। तो मुझे लगता है कहीं कहीं ये सेंसस का डेटा और जो बल्ती के नाम पे जो ट्राइब के नाम पे शेड्यूल ट्राइब लेते हैं इन दोनों में बहुत मिसनोमा होगा, है ना। तो बल्तियों का एक तरफ से अगर हम कहें कि बल्ती का रिलेवेंस नहीं और दूसरी तरफ से आप बल्ती के नाम पे शेड्यूल ट्राइब का बेनिफिट ले रहे हो तो ये बल्ती के साथ एक नाइंसाफी है और इस लैंग्वेज के साथ एक नाइंसाफी। तो मैं समझता हूँ कि इन सारे चीजों को गवर्नमेंट को देखना भी चाहिए कि कितने शेड्यूल सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस बुनियाद पर, और बल्ती की जो लिटरेरी जो लिटरेचर रहा है, बल्ती लिटरेचर जो रिच हिस्ट्री रहा है, रिच कल्चरल हेरिटेज रहा है, रिलेवेंस को देखकर इसको तो वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूटी लद्दाख होना चाहिए। अब जैसे कि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आज वाइल जम्मू कश्मीर में भी बल्ती को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था और लद्दाख में लद्दाखी को भी मिला हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर में बल्ती के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अगर हम देखें तो बल्ती लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हमें आर्ट्स और एकेडमी में देखने को मिलते हैं, कितने लोग हैं रेडियो स्टेशन में इस लैंग्वेज के प्रमोशन की बात करते हैं, वो तब की जबकि वो एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ था। ठीक, तो ये डिस्क्रिमिनेशन से हम अगर यूटी बना है और जो डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटीज अगर ऊपर उठाने की बात करते हैं, तो अगर यूटी लद्दाख में बल्तियों का बल्ती लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा तो एक दबा हुआ कौम को ऊपर उठने में बहुत मदद मिलेगी। और यही तो हमारी जो सरकार ने जब आर्टिकल 370 को तोड़ा था, यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया था। एक बात। दूसरी बात, जो बल्ती स्पोकन अगर बात करें हम हमारे देश के दृष्टिकोण से, तो गिलगित बल्तिस्तान किसका है? हमारी ही हिस्सा है। और बल्ती बोलने वाले लद्दाख और बल्तिस्तान में मिलाकर 1 मिलियन से ज्यादा है, जो कि कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं है। इस लैंग्वेज को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन टेरिटरी बनाने का मतलब इस देश के लिए, देश की अखंडता के लिए और डिप्लोमेटिक के लिए कितना मायने रखता है। ठीक है, तो मैं एक बल्ती होने की वजह से चाहता हूं कि इट शुड बी वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द लद्दाख। और मुझे बूटी को 8 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होगा, मैं वेलकम करता हूँ, मुझे उससे आपत्ति नहीं। अगर वो पूरी को बनाते हैं तो मुझे आपत्ति ही नहीं। मेरा स्टैंड क्लियरली यही है कि बल्ती एक ऑफिशियल लैंग्वेज में होना चाहिए। जी। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर बल्ती लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ लद्दाख होनी चाहिए, तो इससे क्या क्या फायदा हो सकता है? एक तो फायदा तो बहुत हो है। एक तो एक पूरे एक ट्राइब को, जो कि लद्दाख में बल्ती एक नया ट्राइब नहीं है, एक इंडिजिनियस ट्राइब है। बल्ती और बौद्ध सबसे पुराने ट्राइब में माना जाता है। ठीक है, तो एक ट्राइब की जो पहचान है उसकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखने में, और जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था जम्मू कश्मीर में, उस डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठ पाएंगे। और तीसरी बात, जो गिलगित बल्तिस्तान की जब हम बात करते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए वो जान दे देंगे लाने के। एक बात ऐसी हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो?
और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए लाएंगे और उनके लिए वो मुमकिन जितना इनको आगे करने के लिए उठाने के लिए मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। हमारा ये दायित्व है कि हम गिलगित बाल्तिस्तान और पीओजे को पाकिस्तान के नाजायज कब्जे से मुक्त करा के जम्मू कश्मीर को उसकी पुरानी शान शौकत और स्वरूप में बहाल करें। इसके अलावा सुषमा स्वराज जी ने भी कई बार पार्लियामेंट में देखा कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा एक अटूट अंग है, उसको होना चाहिए। हम जो संसद द्वारा पारित प्रस्ताव है उनसे भी बंधे हुए हैं और हमने अपने स्वयं के संकल्प से भी बंधे हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान का ये कहना कि गिलगित बाल्टिस्तान को हम अपना 5वां प्रदेश बना लेंगे, ये हमें पूरी तरह अस्वीकार्य है और हमें संसद में खड़े होकर के कहना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट का जो पॉलिसी स्टैंड है वो तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक यहाँ की जो ट्राइब है इंडिया में, जो बल्ती लोग, उनको कोई पहचान न मिले। अगर आपको पहचान नहीं मिलेंगे यहाँ पे उनकी भाषा को, तो फिर क्या पॉइंट है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा। तब पॉइंट बनेगा इस देश का टूट जब आप उसको अहमियत देंगे। और अहमियत किस चीज से देंगे? अगर इस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे, जिसका स्क्रिप्ट ये है, जो कि बूटी का भी स्क्रिप्ट है, जो कि लद्दाखी का भी स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट की रिवाइवल से हम जिसे कौम जो कि पाकिस्तान में भी बहुत अट्रॉसिटीज होता है ना, खत्म होने के कगार पे, ऐसे को प्रिजर्व करना, उठाना हमारे देश के जो नेशनल विजन है ना, हमारे अखंडता को लेकर, उसके लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरी बात है, जो बल्ती जितने भी लिटरेचर है, जितने भी रिलेवेंस है, उनको प्रिजर्व करने में मदद होगा। दूसरी बात, जब ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगा तो हमारे स्कूल करिकुलम में भी बल्ती को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए और करेंगे भी। उससे क्या होगा, जो बल्ती लोगों ने स्क्रिप्ट खोया है, उस स्क्रिप्ट के रिवाइवल में काम आएगा। और स्क्रिप्ट के रिवाइवल का मतलब लद्दाख की जो कल्चरल हेरिटेज और हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ऑफिशियल लैंग्वेज होना आप खुद समझ सकते हैं कितना जरूरी है। और इसी को लेकर हम लोग कई बार मीटिंग किए, हम लोग इसी बात पर हम उतरे कि हमें भी गवर्नमेंट को, सरकार को अपील करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमारे भाषा को भी पहचान मिलनी चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर में मिला था। सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन वो अलग बात है। इसलिए हम लोगों ने ये मेमोरेंडम जो है वो ड्राफ्ट किया है, जो मैं आपके व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ। ये हम प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तक ये मेमोरेंडम देने वाले हैं। इसमें हम यही बात कर रहे हैं कि यूटी लद्दाख में बल्ती को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए। तो और इस मेमोरेंडम में हम इन तमाम चीजों के बारे में जिक्र करते हैं, स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस की, इसके रिच लिटरेरी ट्रेडिशन की हम बात करें, जैसे फोक सॉन्ग है, पोइट्री है, जो कि न सिर्फ अभी जैसे कि मैंने कहा लद्दाख के दूसरे ट्राइब में भी इन चीजों को गाता है, इन चीजों का इस्तेमाल होता है। कसीदा नोहास हो गया। इसके अलावा बल्ती स्पीकर की पॉपुलेशन न सिर्फ लद्दाख की बात नहीं, बल्कि हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड में बल्ती लोग रहते हैं, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बल्ती लोग रहते हैं। तो इसके अलावा जो है रिसर्च और डेवलपमेंट भी इस लैंग्वेज पे भी काम होना चाहिए, क्योंकि इससे इस लैंग्वेज का रिलेवेंस और इम्पोर्टेंस और बढ़ जाएंगे। और ये एक मैसेज भी जाएगा सरहद पार पाकिस्तान में कि कितना हिंदुस्तान हमारे इस ट्राइब को वहाँ पे इम्पोर्टेंस दे रहा है ना। जैसे आज सवाल जम्मू कश्मीर में मेंबर असेंबली में कितने सीटें रिजर्व थी, वो एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है, भाई आप हमारे, आप नहीं आते, वोट नहीं दे पा रहे, नहीं तो आपके लिए सीट रिजर्व है। आज भी अगर गिलगित बल्तिस्तान आपका है, जिसका 10 लाख बल्ती स्पीकर है, तो क्या यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में जब जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया तो मैं तो लद्दाख के साथ रखा गया, क्या इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना कोई इलॉजिकल लगता है? कि तो सबसे लॉजिकल, सबसे डिजर्व करता है। जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त हमें दिया और हमसे बात की। बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके तमाम देखने वाले व्यूवर्स को भी। मुझे उम्मीद है कि उनको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपसे भी उम्मीद है आप और भी अच्छे इस तरह के कंटेंट और इस तरह के डिस्कशन करते रहेंगे। जरूर। तो जो अभी हमने जिस मुद्दे पे बात की, आपका इसका क्या, इसके बारे में क्या पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ साथ इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।